ओके। तो आज हम बात करेंगे एसी। अगर हम एलसीआर कल हमने देखे थे इंडिविजुअल, अगर अलग से ओनली एल ओनली आर ओनली सी में जब हमने एसी अप्लाई कर लिया था तो व्हाट वाज द फेज चेंज जो होता है करंट एंड वोल्टेज के बीच में। आज हम करेंगे कंबाइन कि अगर हम एलसीआर सर्किट को सीरीज में जोड़ेंगे तो व्हाट विल बी द चेंज जो हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है ये एक एलसीआर सर्किट एल आपको पता है ये है हमारे पास इंडक्टेंस, एल है इंडक्टेंस, आर जो है ये आपको पता है ये है रेजिस्टेंस, एंड सी आपको पता है ये है हमारे पास कैपेसिटेंस। इनको हमने क्या कर लिया है, सीरीज में कनेक्ट कर लिया है अक्रॉस alternating source of EMF, that is this. Let's say this EMF is equal to E naught sin of omega t. Okay. So let's say let VL, VC and VR जो है ये है potentials across, potential drop across sorry, in order it's L, C and R respectively. Okay. तो अगर आप देखोगे I जो है ये मान लो करंट है, I जो है ये है करंट है। हमने कल ऑब्जर्व कर लिया है कि पोटेंशियल जो है कौन सा वाला पोटेंशियल, वी नो, ये हमने कल ऑब्जर्व कर लिया है कि VR दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस is in phase with current. ओके, इस करंट का वैल्यू आप लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू, पहले वो बाद में लिखेंगे कि नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा। ये हमने कल ऑब्जर्व कर लिया कि सेम फेज में होते हैं। ओके। सेकंड हमने देख लिया था कि VL जो है इंडक्टर वाला केस, VL इज ये हमारे पास VL जो है ये लैग करता है, सॉरी VL जो है लीड करता है, VL लीड्स करंट बाय 90 डिग्री एंड VC जो है ये लैग करता है करंट को, लैग्स बिहाइंड I बाय 90 डिग्री। ये चीजें हमने कल ऑब्जर्व कर ली। अब इन तीनों को कंबाइन करके हम एक वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, बस इतना ही काम है इस वाले में। तो हम क्या करेंगे, मान लो तो हम ड्रा करेंगे वेक्टर डायग्राम इनकी, यहाँ पे देखते हैं। तो वेक्टर डायग्राम ऑफ एलसीआर सर्किट क्या बनेगी, वेक्टर डायग्राम ऑफ एलसीआर सर्किट। ये देखो मान लो ये है हमारे पास वोल्टेज जो अक्रॉस रेजिस्टर है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये मान लो ये करंट है तो वोल्टेज जो है वो भी इसी अकॉर्डिंग जा रहा है, दैट इज VR, दैट इज रेजिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल EMF है करंट है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, जीरो फेज डिफरेंस है। अब करंट के मुकाबले में अगर हम देखेंगे कि वोल्टेज ऑफ इंडक्टर जो है लीड करती है, तो 90 डिग्री तो हम ऊपर की तरफ बनाएंगे। ये मान लो ये है हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर करंट से पीछे है 90 डिग्री, तो हम उसको नीचे बनाएंगे ऐसे। ये है हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इजी। इसी एलसीआर जो है ये हमारे पास है वेक्टर डायग्राम, इसको कंबाइन करते हैं क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक ऊपर है एक नीचे है। इनका नेट रिजल्टेंट लिखेंगे कैसे, ये मैं इधर अलग से बनाऊंगा वो वाला। कि अगर हम देखेंगे इसका इक्विवेलेंट जो है वैल्यू बन जाएगा, वो किसके बराबर बनेगा, तो ये वाला वेक्टर तो हमारे पास है ही, इसमें हमारे पास करंट वेक्टर है और एक वोल्टेज वेक्टर है, दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज में मतलब है अभी वोल्टेज से। अब ऊपर की तरफ बड़ा वेक्टर था, नीचे की तरफ छोटा वेक्टर है। बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटा वेक्टर बन जाएगा, वो उसका वैल्यू कितना होगा, सीधा VL माइनस VC। ओके, ये बनेगा इन दोनों का नेट रिजल्टेंट। और अगर आप देखोगे इस वोल्टेज का करंट हटा तो इससे हमने प्लॉट कर लिया वोल्टेज, इस वोल्टेज और इन वोल्टेज का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से। कैसे, ये बन जाएगा इनका नेट रिजल्टेंट, दैट इज नेट वोल्टेज V से लिखेंगे हम इसको। ओके, तो ये V जो है ये किसके बराबर आएगा, मान लो ये एंगल जो है यहाँ पे दिस इज फाई। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट आ गया हमारे पास, इनका तीनों का कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट जो वोल्टेज आएगा वो आएगा इधर, करंट है अप्लाइड इधर,
तो करंट एंड नेट वोल्टेज के बीच में जो एंगल है उसी को हम बोलते हैं फेज एंगल। ओके, तो लेट्स से फाई जो है ये है हमारे पास फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। सी अभी आप ये सोचोगे कि नहीं हमें पता है फेज डिफरेंस 90-90, वो है जब हम इंडिविजुअल केसेस लेते हैं। अगर आप ओनली एंड ओनली हटा दें दोनों, ओनली रेजिस्टेंस एंड करंट लोगे तो जीरो फेज डिफरेंस है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। अब हटाओ इसको, अगर आप लोगे इंडक्टेंस एंड करंट, तो इंडक्टेंस के केस में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड करंट के बीच में 90 डिग्री एंगल विद वोल्टेज लीडिंग। अगर हम कैपेसिटेंस लेंगे तो उनके बीच में भी 90 डिग्री विद करंट लीडिंग। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमने बना लिया है। ये जो नेट वोल्टेज हमारे पास आ गया तो ये है V हमारे पास। ओके, सो यूजिंग हम क्या करेंगे, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, हमारे पास नेट वोल्टेज जो है वो कितना आ जाएगा, नेट ईएमएफ या नेट वोल्टेज जो है वो कितना आ जाएगा, V से नोट करेंगे। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। दिस इज VR, दिस इज VL माइनस VC, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos ऑफ 90 is 0। आपको पता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए सीधा a स्क्वायर b स्क्वायर रिजल्टेंट आता है, तो इट विल बी VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। सी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर करोगे तो VC माइनस VL का होल स्क्वायर भी वही आएगा, VL माइनस VC का होल स्क्वायर भी वही आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास नेट रिजल्टेंट आ गया वोल्टेज का। ओके, ये tan फाई जो है ये फेज एंगल जो है ये हम बाद में देखेंगे किसके बराबर आ जाएगा। फिलहाल इसमें कुछ रिजल्ट्स फाइंड करेंगे। तो बट आपको पता है वोल्टेज जो है, बट हमें ये पता है क्या, VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। इसी तरह वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस होता है करंट इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, कल बताया था आपको। इसी तरह वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस होता है करंट इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पे डालोगे तो हमारे पास V जो है यह है किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ दिस इज I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस दिस इज IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। इजी, यहां पे क्या करेंगे हम, अंडर रूट ऑफ दिस इज I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस इन दोनों में से I को बाहर निकालो, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर बनेगा, इट इज XL माइनस XC का होल स्क्वायर। I स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, इट इज V इक्वल टू I अंडर रूट ऑफ, अंदर बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज C। ऑलराइट, इस V को यहाँ पे डिवाइड कर लो, V अपॉन I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, दिस V बाय I पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट हमें पता है, बट V बाय I तो एक रेजिस्टेंस ही डिनोट करता है, इसको हम Z से डिनोट करते हैं क्योंकि टोटल LCR सर्किट के लिए इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। ओके, इम्पीडेंस बेसिकली क्या है, इट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एन LCR सर्किट। ओके, तो अगर हम देखेंगे इस इम्पीडेंस का वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गया, देखो हमारे पास Z का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दैट इज द इम्पीडेंस, दैट इज द नेट रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द LCR सर्किट। और अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअली देखोगे, अगर इसमें करंट ये है इंडक्टर, इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो वोल्टेज ऐसे जाएगी, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, दिस इज करंट। इसमें अगर करंट ऐसे जा रहा है तो वोल्टेज भी ऐसे ही जा रही है। इस केस में अगर आप देखोगे करंट ऐसे जा रहा है तो वोल्टेज जो है वो नीचे जा रही है ऐसे VC। तो फेज डिफरेंस इनके बीच में 90-90, जब हमने कंबाइन कर लिया तो हमारे पास आ गया इतना। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इनका जो ये फेज एंगल है, फेज डिफरेंस कितना आ गया नेट वोल्टेज और अप्लाइड करंट के बीच में। उसके लिए हमने अभी एक डायग्राम बनाई थी, ये वाली, ये है हमारे पास करंट I या VRL, ये जो है वैल्यू, इनका रिजल्टेंट हमने निकाला था, वो आ गया था हमारे पास इसके बराबर, ये वाला, ये जो हमारे पास था इट वाज VL माइनस VC एंड दिस वन इज VR, ये जो हमारे पास एंगल है फाई, और ये है हमारे पास नेट वोल्टेज V, इसको आप लिख सकते हो इट इज I इंटू Z के बराबर, और Z का वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो अगर आप देखोगे फेज डिफरेंस कितना आ गया, फेज
डिफरेंस कितना आ जाएगा, हम इस एंगल से फाइंड करेंगे tan ऑफ फाई का वैल्यू, tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर के बराबर, दैट इज द फेज डिफरेंस। इसको आप चेंज कर सकते हो, वी एल आपको पता है आई इंटू एक्स एल के बराबर, वी सी आपको पता है आई इंटू एक्स सी के बराबर, ये आपको पता है आई इंटू आर के बराबर। तो आप लिख सकते हो आई कॉमन करके कैंसिल का आउट हो जाएगा, इट्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर के बराबर, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan phi। ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ xl माइनस xc डिवाइडेड बाय r के बराबर। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस जो आएगा इन दो एंगल्स के बीच में। ओके, और यही पे आपको पता चलेगा कि अगर ये वाला वैल्यू बड़ा होगा इससे तो ये पॉजिटिव आएगा फेज डिफरेंस, अगर ये वाला वैल्यू इससे छोटा होगा तो नेगेटिव फेज डिफरेंस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास क्या होगा, XL का वैल्यू बड़ा होगा XC से, तो विच इंप्लाइज फेज डिफरेंस इज पॉजिटिव। फेज डिफरेंस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वोल्टेज विल लीड द करंट। ऑलराइट, इसमें क्या होगा, वोल्टेज विल लीड द करंट, वोल्टेज लीड्स करंट। ये देखो अगर ये ऊपर है तो इससे लीड कर रहा है। इन केस क्या अगर हमारे पास क्या होगा, XL इज लेस देन XC, तो क्या होगा, फाई जो है वो आएगा नेगेटिव। अगर आपके पास नेगेटिव फेज एंगल आ गया तो वोल्टेज जो है वो क्या करेगी, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट, लैग्स बिहाइंड करंट बाय हाउ मच वैल्यू, बाय द वैल्यू फाई। और लास्ट वाला केस क्या है कि अगर आपके पास XL और XC इक्वल होंगे तो विच इंप्लाइज फाई जो है ये आएगा 0, विच इंप्लाइज वोल्टेज एंड करंट जो है, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। तो ये दोनों क्या होंगे, फेज में होंगे। ऑलराइट, तो दिस इज अबाउट द एलसीआर सर्किट जो हमने किसमें जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल बेसिकली कुछ नहीं है, यही वाली ट्रायंगल हम बनाते हैं। ओके, तो इसलिए मैं उसको अलग से नहीं बताऊंगा, ये आपने पढ़ लिया, ये यही चीज है। ये जो इंपीडेंस आपने बता दिया, ट्रायंगल एक बन जाती है हमारे पास ये वाली, इसमें ये वाला वैल्यू जो है इट इज एक्स वी एल माइनस वी सी लिख लो, या लिख लो एक्स एल माइनस एक्स सी, ये वाला वी आर लिख लो, या लिख लो सीधा आर। तो इनका एक ट्रायंगल बन जाता है, रेजिस्टेंस का ट्रायंगल। तो हमारे पास बन जाता है इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल जो है वो क्या है, ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल विच रिप्रेजेंट्स, क्या करता है ये, रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंसेस या रिएक्टेंसेस of different of a resistor, capacitor and inductor connected in series, connected in series। जो सीरीज में कनेक्ट करके हम बनाएंगे एक इंपीडेंस ट्रायंगल। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी हमारे पास एक इंपीडेंस ट्रायंगल ही बन जाता है। ओके, इसमें ये जो वैल्यू अगर आप देखोगे, दिस इज बेसिकली इक्वल टू किसके बराबर, आई इंटू आर, दिस इज इक्वल टू आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी। ये करंट हटा के जो रेजिस्टेंस बन जाते हैं पीछे, वो बन जाती है एक इंपीडेंस ट्रायंगल। वही वहां से भी हम यही चीजें फाइंड करते हैं, क्या कि ये इंपीडेंस नेट कितना वैल्यू आ जाएगा और इसका फेज एंगल जो है वो कितना आ जाएगा। ओके, इसी में है, इसी एलसीआर सर्किट में एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट की डेफिनेशन क्या है, रेजोनेंस अगर हम इसी में डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये है हमारे पास रेजोनेंस ऑफ एलसीआर। रेजोनेंस ऑफ एलसीआर क्या होता है, क्या कि व्हेन the LCR circuit behaves purely as a resistive circuit, जब ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा तब हम बोलते हैं कि इसमें रेजोनेंस होगी। रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या है, रेजिस्टिव सर्किट में आपने देख लिया देयर इज अ जीरो
फेज डिफरेंस इज जीरो बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो अगर इस केस में भी करंट एंड वोल्टेज के बीच में जीरो फेज डिफरेंस रहा तो हम बोलते हैं कि इसमें रेजोनेंस होगी। तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, तो ये कब होगा प्योरली रेजिस्टिव इफ, तो हमारे पास ये है वी नो z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो इफ एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी वी गेट z जो है वो किसके बराबर आएगा r। तो अगर एक्सएल और एक्स इक्वल होंगे, ये जीरो रूट हटेगा इसका, तो नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इंपीडेंस और रेजिस्टेंस इक्वल हो तो अब ये वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे एक प्योर रेजिस्टर है। तो इस केस में हम बोलते हैं क्या, ये हो गए, ये रेजोनेंस में आ गया। और उस टाइम पे हम फाइंड करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, उस टाइम पे हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सिंपली क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी of LCR circuit at which it behaves as a pure resistive circuit, as a pure resistive circuit। तो हमने देखा अभी कि XL का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होता है, XC के बराबर, ऑलराइट। और हमने ये भी देखा कल कि ये जो XL जो है इसका वैल्यू किसके बराबर होता है और XC का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होता है, ऑलराइट। तो अगर आप यहाँ पे XL और XC का वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे XL जो है ये है हमारे पास ओमेगा L के बराबर एंड XC जो है ये 1/ओमेगा C के बराबर, ये हमें कल फाइंड कर लिया था। तो ये वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। आगे फिर यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा, इस ओमेगा को ऊपर ले आओ, इस L को नीचे ले आओ, दिस इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ओमेगा का वैल्यू बनेगा 1/√L इंटू दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट यू नो ओमेगा होता है 2 पाई इंटू न्यू के बराबर। ओके, तो देयरफॉर 2 पाई न्यू जो है वो आ गया 1/√L इंटू C। सो न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई √L इंटू C। दिस इज द फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वेरी इजी। ये कभी कभार छोटी सी टर्म जो है एग्जामिनेशन में आ जाती है, तो ये आप अच्छी तरह से देख लेना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसी के साथ जिसको हम बोलते हैं पावर इन द LCR सर्किट। ओके, पावर इन द LCR सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पावर इन एन LCR सर्किट। ओके, थोड़ा सा ये लंबा है, इसमें इंटरवल 2-3 आ जाते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। तो हम बात करेंगे पावर इन LCR सीरीज सर्किट। ओके, तो सी हमारे पास पावर की एक सिंपल डेफिनेशन है, इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड ईएमएफ, ऑलराइट। अब हमें नहीं पता, देखो LCR सर्किट में हमने देख लिया जनरली फेज डिफरेंस जो है वो है फाई, सिंपल। तो हमारे पास क्या है, लेट ईएमएफ जो है हमारे पास दैट इज E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, अब वोल्टेज हमने अभी देख लिया कि XL जब है वोल्टेज, देखो ये देखा था आपने कि करंट नीचे था, नेट वोल्टेज ऊपर थी, तो वोल्टेज लीडिंग करंट बाय फाई। तो लेट फाई जो है ये हमारे पास फेज डिफरेंस है, तो देयरफॉर करंट जो है वो आएगा I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, मगर ये करंट जो है उससे पीछे है थोड़ा, तो वो आएगा इतना। सिंपल डेफिनेशन है इसकी। नाउ इंस्टैन्टेनियस पावर, इंस्टैन्टेनियस पावर की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो इंस्टैन्टेनियस पावर का वैल्यू किसके बराबर होता है, P लिखेंगे, दैट इज सिंपली इक्वल टू
ई इंटू आई, ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया पावर की डेफिनेशन। तो ये पावर का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, दिस इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव के बराबर। तो इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, ई नॉट आई नॉट, दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव के बराबर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले को एक्सपेंड करेंगे। अगर हम यूज करेंगे फॉर्मूला, देखो कौन सा, यूजिंग साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला यूज होता है। तो ये वाला, इस वाले को हटा दो, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे पावर जो है दैट इज ई नॉट आई नॉट, ये साइन ओमेगा टी साइड में रखेंगे, इसको एक्सपेंड करते हैं, दिस इज साइन ए कॉस बी, दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस बी माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये माइनस आएगा कॉस ए साइन बी, दैट इज कॉस ओमेगा टी एंड साइन बी, यही आ गया। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, दिस इज ई नॉट आई नॉट साइन इंटू साइन बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ आई, ओके, माइनस ई नॉट आई नॉट साइन इंटू कॉस हो गया सीधा साइन इंटू कॉस ही, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस ऑफ आई, इजी। इस वाले टर्म को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, फर्क क्या होगा उससे देखते हैं। दिस इज ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ आई माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन ऑफ 2 थीटा। ये फर्क पड़ा हमें कि ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कौन सी फॉर्मूला हमने यूज करी, यहाँ पे लिखता हूं मैं, साइन ऑफ 2 थीटा होता है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा बन गया साइन ऑफ 2 थीटा। दैट इज हमारे पास ये आ गया पावर, ये ओके, ये है हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, तो इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू हमारे पास आ गया। बट आपको पता है ये इंस्टेंटेनियस पावर जो है ये किसके बराबर होता है, बट हमें पता है पावर होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ओके, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देयरफॉर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी जो है ये वैल्यू आ गया किसके बराबर, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ, इस डी टी को वहां ले जाएंगे तो डी डब्ल्यू जो है ये बन जाएगा किसके बराबर, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी। ये आ गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस वर्क। ओके, अब हमें ये चेक करना है कि ये अगर हम इसको हाफ साइकिल पे इंटीग्रेट करेंगे, देखो ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क आ गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर फॉर द होल साइकिल। तो हमने इंस्टेंटेनियस पावर निकाला, इंस्टेंटेनियस पावर से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकाला, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क को इंटीग्रेट करेंगे हम और होल साइकिल, द टोटल वर्क इन द होल साइकिल लिख लेगा। टोटल वर्क इन द होल साइकिल को टोटल साइकिल के टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज पावर निकलेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स बिटवीन द लिमिट्स, कहां से 0 to t तक हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो क्या बन जाएगा, बहुत इजी है, थोड़ा इंटीग्रल लंबा सा है, बाकी कुछ नहीं है, अदरवाइज इट्स वेरी इजी। ओके, तो हमारे पास जो है रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा, सी वी गेट इस साइड में W, उधर से इंटीग्रेट 0 to t, अलग अलग लिखेंगे, ई नॉट
आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी माइनस 0 to t integrate e naught I naught upon 2, this is sine of 2 omega t into cos of phi dt. वेरी इजी, आप इसको इंटीग्रेट कर लो, सिंपल है। जो कांस्टेंट है इट्स इंटीग्रल इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बाकी टर्म्स कांस्टेंट आएंगी। पहले वाले इंटीग्रल में e नॉट आई नॉट cos phi आएगा बाहर, अंदर बचा 0 to t साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी डी टी, फिर माइनस ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई जो है ये आएगा बाहर इस वाले टर्म में। ओके, तो डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, अंदर बचा हमारे पास 0 to t साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी। अब करो इन इंटीग्रल्स को सॉल्व। इस इंटीग्रल को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, इसको लीनियर पावर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, इसको लिखेंगे ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई, या अगर आपको वैल्यू डायरेक्टली भी पता होता है तो ये 0 आ जाता है, सॉरी बाद में देखेंगे क्या आएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ ऐसे 0 to t कॉस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, मैं बताता हूं कैसे। माइनस ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई अपॉन 2, अंदर है इसका इंटीग्रल साइन ऑफ 2 ओमेगा का इंटीग्रल, माइनस आएगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, 0 से लेके कैपिटल टी तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। इजी, ये बताऊंगा मैं ये कहां से आ गया। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा, मैंने पहले ही बोला ये थोड़ा इंटीग्रल लंबा सा है थोड़ा। तो ये वाली टर्म जो है ये कहां से आ गई, यहां पे लिखता हूं मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे ये प्लस बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 टाइम्स साइन स्क्वायर आएगा। ओके, अब अगर इसको डिवाइड करोगे दोनों साइड तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपके पास रिलेशन ऑलरेडी है, तो सिंपलीफाई करेंगे इसको आगे। तो हमारे पास है, देखो अगर हम ये दोनों टर्म जो है ना दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 जो है अब इसके पास भी आ गया, 2 जो है इसके पास भी आ गया, तो हम लिखेंगे W वर्क जो आ गया इट इज ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई अपॉन 2। ये वाला 2 मैंने इधर से निकाला बाहर, ये वाला इधर से निकाला, अंदर क्या बचा हमारे पास पूरा इंटीग्रल, ये बना 0 to t 1 के ऊपर इंटीग्रल 1 dt दैट इज dt माइनस 0 to t दिस इज cos ऑफ 2 ओमेगा t, cos ऑफ 2 ओमेगा t। ओके, फिर क्या है हमारे पास ये वाला वैल्यू, दिस माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस। ओके, इसमें क्या करेंगे 1/2 ओमेगा को रखो साइड में, 1/2 ओमेगा को साइड में, अपर लिमिट डालो माइनस लोअर लिमिट डालो, इट इज कॉस ऑफ 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस ऑफ 0। इजी, तो ये बन जाएगा हमारे पास ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई अपॉन 2। ओके, dt को इंटीग्रेट करोगे तो सीधा आएगा t। ओके, माइनस कॉस को इंटीग्रेट करोगे ये बनेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, 0 से लेके t प्लस 1 अपॉन 2 ओमेगा। ओमेगा टी का वैल्यू जो है वो होता है पाई 2 पाई के बराबर, तो कॉस ऑफ 2 ये बनेगा 4 पाई माइनस कॉस ऑफ 0 बिकॉज ओमेगा टी होता है 2 पाई। ये मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। देखो कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो जाएगी, इट इज ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई अपॉन 2 इनटू यहाँ बचा टी माइनस इस वाले इंटीग्रल में 1 अपॉन 2 ओमेगा बाहर, अपर लिमिट साइन ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ 0, ये हो गया एक लोग कॉस ऑफ 4 पाई प्लस लिखेंगे 1/2 ओमेगा कॉस 4 पाई 1 होता है माइनस कॉस 0 1 होता है, तो ये 0 बन जाएगा।
अब यहाँ पे फिर से देख लो, इट इज ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई अपॉन 2, ये बन गया टी माइनस 1/2 ओमेगा, ये फिर से बनेगा साइन ऑफ 2 इंटू ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई, तो ये बनेगा 4 पाई माइनस साइन 0 0 होता है, ये तो 0 बन गया, कैंसिल हो गया। ओके, तो ये आएगा ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई अपॉन 2 इंटू टी माइनस 0 वाई, बिकॉज साइन ऑफ एनी पाई इज 0, बिकॉज साइन ऑफ एन पाई जो है 0 के बराबर होता है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया ये वर्क डन का फिलहाल ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई इंटू टी, क्या अलग है, डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया वर्क डन। तो एवरेज पावर किसके बराबर आ जाएगा, वो एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पे, एवरेज पावर का वैल्यू आ जाएगा किसके बराबर, तो देयरफॉर एवरेज पावर जो है ओवर होल साइकिल किसके बराबर आएगा, पी एवरेज विल बी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज होल साइकिल के लिए टी लगेगा टाइम, दैट इज ई नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड करना है किससे, टी से, टी एंड टी गोज, एवरेज पावर और द होल साइकिल कितना आ गया, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन 2 के बराबर। ओके, इसको और एक मॉडिफिकेशन छोटी सी है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज basically this is the peak value of EMF, this is the peak value of the current, and this phi is the phase difference between the EMF and the current, not the peak value of the EMF and current। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, E नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू कॉस ऑफ फाई, रूट टू फिर से बनेगा 2, क्योंकि ये टर्म आपको पता है, इट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द EMF, this is the RMS value of the current, so we can write average power in terms of RMS values as E RMS into I RMS into cosine of the phase angle, जो इनके बीच में phase angle है। ओके, तो ये phase angle डिटरमाइन करेगा कि एवरेज पावर का वैल्यू कितना आएगा। इसके साथ एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं क्या, वॉटलेस करंट। क्या बोलते हैं, वो बेसिकली एग्जामिनेशन में इसी के साथ आती है, तो इसीलिए इसको हम इसी के साथ बताएंगे। वॉटलेस करंट क्या होता है, वॉटलेस करंट इसी हमारे पास एवरेज पावर का वैल्यू किसके बराबर है, ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई अपॉन 2। वॉटलेस करंट का मतलब क्या होता है, वी डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, एवरेज पावर जो है जो कंज्यूम करेगा वो 0 है। अगर आपके पास क्या होगा, लेट्स से if phi is equal to 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, which implies cos phi का वैल्यू आ गया 0, तो एवरेज पावर का वैल्यू भी कितना आ गया 0। तो 90 वाला केस, 90 डिग्री फेज डिफरेंस किस केस में आता है, ये आता है दो केसेस में, एक आता है प्योर इंडक्टर, एक आता है प्योर कैपेसिटर। तो वॉटलेस करंट क्या होता है, which does not consume power over whole cycle के ऊपर जो पावर कंजम्पशन इसका 0 होता है उसको हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। ओके, तो वॉटलेस करंट के लिए कंडीशन क्या है कि उस या तो वो होना चाहिए प्योर इंडक्टिव या होना चाहिए क्या, प्योर कैपेसिटिव। अगर उसमें रेजिस्टेंस का फैक्टर आ गया देन इट विल डेफिनेटली कंज्यूम सम इलेक्ट्रिक पावर, बिकॉज इसमें करंट को पास होना है कंडक्टर के थ्रू, जिसमें उसको कोलिजन्स की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। ओके, दैट इज कॉल्ड एज वॉटलेस करंट। तो ये वॉटलेस करंट के केस में फेज एंगल जो है वो कितना आता है 90 डिग्री। ओके, so that's all. Tomorrow we will talk about transformers and alternators. Okay.